सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार फाइनली अपन इस वीडियो में कवर करेंगे मेटलर्जी चैप्टर जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है। मेटलर्जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जब मैंने 10 या 11 महीने पहले इस चैप्टर के ऊपर वीडियो डाली थी तो वो आज तक की मेरी शॉर्ट नोट्स की सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो थी। मतलब उसको मुझे हटानी पड़ी क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी थी। मतलब जो अपन की वीडियो क्वालिटी वो काफी गंदी थी क्योंकि तब मैं बहुत ही अपने फोन से करता था जिससे बहुत ही गंदा कैमरा था। उस पर लगभग 1,500 से 2,000 व्यूज हो चुके थे। मतलब उस टाइम पे, मतलब 10 महीने पहले जब चैनल मेरा कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही छोटा सा, तब 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तब भी तुम देख सकते हो 1,500-2,000 व्यूज तब बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो क्योंकि यार वो काफी पसंद आई थी लोगों को, क्योंकि मैंने एक ही उसमें मतलब 2 पेज में यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर निपटा दिया था। और बच्चों ने बोला था कि यार भैया जो आपने नोट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस उठ के आए हैं, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कर सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। चाहे तो मैं तुम्हें कमेंट्स तुम पढ़ भी सकते हो, बट हाँ शायद अब ना पढ़ पाओ ऐसे। बट वो वाली वीडियो आज तक की मेरी सबसे अच्छी वीडियो थी। ठीक है, तो उसी को अपन आज वापस से बनाएंगे और इसको अपन शुरू करते हैं। वीडियो को बस शुरू करने से पहले यार ये काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो यार इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मतलब नहीं है कि वो लोग अपने शॉर्ट नोट्स खुद बने, है ना। मतलब टाइम वेस्ट क्यों करो तुम लोग, जेई जब आ रहा है और जब मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं लोगों ने, ट्राई एंड टेस्टेड है पूरे, तो उसको तुम खुद यूज करो। और उससे बड़ी बात, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करने के साथ कमेंट भी कर देना। कमेंट से यार मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मुझे पता चलता है कि यार अगर मेरे नोट्स किसी को हेल्पफुल लगे हैं तो डेफिनेटली यार अच्छा लगेगा मुझे। मतलब मोटिवेशन मिलता है जब कोई बोलता है कि हाँ भैया आपके नोट्स हमें हेल्प करे थे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। देखो यार, सबसे पहले तुम देख सकते हो कि यार यहाँ से एक पहला पेज, यहाँ से ये और यहाँ से दूसरा पेज, तो 2 पेज में अपन का पूरा मेटलर्जी निपटा है ना। इसकी पीडीएफ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगा, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। क्या दिया हुआ है? मिनरल्स। अपन की बात आ जाती है नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, नॉर्मल चीज है यहाँ से। ठीक है, ओर्स, मिनरल्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एफिशिएंटली। का मतलब जितने भी ओर्स होते हैं वो तो सारे मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। क्यों? ओर्स मैंने लिख रखा है यहाँ से जिसमें से एलिमेंट्स अपन के एक्सट्रैक्ट हो सके एफिशिएंटली। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि यार मैं सारे के सारे ओर्स एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं मिनरल से, ऐसा कहीं नहीं लिखा है यहाँ से। बट जितने भी ओर एक्सट्रैक्ट होंगे वो मिनरल से एक्सट्रैक्ट होंगे। तो ये वाली बात कभी कभार कंफ्यूजन के लिए अपन को जेई मेंस वाला पूछ सकता है, क्या सारे ओर मिनरल होते हैं या फिर क्या सारे मिनरल ओर होते हैं। तो इसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, तो अपन को ये याद रखना है। आगे देखते हैं। गैंग, गैंग होता है बेसिकली अनडिजायर्ड इंप्योरिटीज। गैंग पार्टिकल्स अपन की जो होती हैं वो इंप्योरिटीज रहती हैं। आगे, मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये अपन को याद रखना है, होता है एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है अपन के पास आयरन। ओके भैया। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यूज्ड अपन के पास आती है बॉक्साइट। तुम लोग आगे देखोगे भी यार, एल्यूमिनियम के लिए अपन एक हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एक आती है और एल्यूमिनियम थोड़ा फेमस भी है, तो इसलिए अपन को यहाँ से यूज करना है। अपन को ये याद रखना है कि भैया क्या यूज होता है, बॉक्साइट अपन का यूज होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। कंसंट्रेशन या फिर बेनिफैक्शन या फिर ड्रेसिंग, सबका मतलब एक ही होता है, जो कि होता है मेरे पास रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करना। ठीक है, आगे, फ्लक्स प्लस ग्लैंग इज इक्वल टू स्लैग, ये अपन को याद रखना है। अपन बेसिकली फ्लक्स बेसिकली यार कुछ अपन के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अपन उन इंप्योरिटीज के साथ मिलाते हैं, क्योंकि गैंग क्या है, गैंग इंप्योरिटीज है। तो उन इंप्योरिटीज की ताकत मिलाते हैं ताकि अपन एक उनको स्लैग के साथ कन्वर्ट कर सकें। स्लैग में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्लैग को हटाना ज्यादा आसान होता है या फिर स्लैग को रिड्यूस करना ज्यादा आसान होता है। मैंने लिख रखा है सेपरेट्स मोर इजीली, वही मतलब उनको सेपरेट करना काफी आसान होता है, इसलिए अपन उनको स्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सम कंपाउंड्स, ये वाले कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अपन को फॉर्मूले डायरेक्टली लिखे याद होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम का अपन का बॉक्साइट, कियोलिनाइट, इनके फॉर्मूले में याद होने चाहिए। आयरन का आता है हीमाटाइट, मैग्नाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। ठीक है, सो कॉपर का सिमिलरिटी आ जाता है यहाँ से कॉपर पायराइट, मैलेचाइट, क्यूपराइट और यहाँ से मेरे पास कॉपर ग्लांस। ये वाली बात अपन को याद होनी चाहिए। इसमें अपन एक थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे तुम आयरन पायराइट में देख सकते हो FeS2 और कॉपर पायराइट में देख सकते हो CuFeS2। का मतलब दोनों में कॉमन ये है, FeS2 तो आना ही है, बट अगर वो कॉपर का पायराइट हुआ तो बस यहाँ से Cu और जोड़ देना, तो मेरे पास वो बन जाएगा CuFeS2। ठीक है, मतलब छोटी सी ट्रिक है और ये तो अपन को याद रखने ही पड़ेंगे। ये वाले अपन को याद रखने ही पड़ेंगे और कोई बड़ी बात है नहीं। यार हो सकता है मेरी थोड़ा तुम लोग को स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगे, बट स्पीड इसलिए ज्यादा है ताकि तुम लोग का जल्दी से कैप्चर जो चैप्टर है वो कवर हो पाए। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज्यादा कर रखी है। आगे, जिंक ब्लेंड अपन का आ जाता है, कैलामाइन आ जाता है और जिंकाइट आ जाता है। कैलामाइन की ट्रिक ये है कि यार कैलामाइन क से शुरू होता है, कैलामाइन क। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 क, जिंक कार्बोनेट क दोनों का मैच कर रहा है। ओके,
अब अपन थोड़ा देखते हैं जो प्रोसेसर इन्वॉल्व रहती हैं अपन की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, है ना, कि अपन का क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस अपन अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाते हैं, फिर एकदम एंड में जाके अपन रिफाइनिंग करते हैं, तो वो सब कैसे होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ से यार, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है अपन का, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। बट अनवांटेड पार्टिकल्स को कैसे रिमूव करेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल भाई सही बात है। पहला अपन का आ जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग की अपन की जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है डिफरेंस इन डेंसिटी, है ना, टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। बेसिकली यार यहाँ से ये होता है अपन का मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग में कि जब अपन की बहुत सारे मटेरियल्स उसमें इंक्लूडेड है, जिन जिन मटेरियल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगी, मतलब जिनमें बहुत डिफरेंस है, तो यार वो तो आसानी से हटाए जा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जिनकी कुछ ज़्यादा ही डेंसिटी होगी वो तो अपने आप नीचे आ जाएंगे, जिनकी बहुत कम डेंसिटी होगी वो ऊपर आ जाएंगे, तो आराम से इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये अपन की बेसिकली आ जाती है यहाँ से हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का एक और तरीका है यहाँ से, जो अपन उसमें एक ऐसा मतलब मूविंग ट्रेल जैसी लगाते हैं और उसमें अपन करते हैं, मतलब एनसीईआरटी में उसका डायग्राम भी है तो तुम्हें अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। आगे आता है अपन का मैग्नेटिक सेपरेशन। अपन को हाइड्रोलिक वॉशिंग में ये याद रखना है, क्वेश्चन इस पे ये बन के आ सकता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग पे आप ये बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, डिफरेंस इन द डेंसिटीज। मैंने बता दिया डेंसिटीज में डिफरेंस होगा, इसलिए अपन का हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज आता है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक सेपरेशन साफ समझ में आ रहा है यार यहाँ से, ये बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एग्जांपल Fe। अब भैया कोई अगर किसी कंपाउंड में या फिर उसमें इंप्योरिटीज अगर मैग्नेटिक है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि बहुत बड़ा मैग्नेट ऊपर लगा दें, तो जितनी भी मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होंगी वो चिपक जाएंगी, नॉन मैग्नेटिक नीचे रह जाएंगी, तो दोनों सेपरेट हो गए ना। तो ये अपन का बेसिकली होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे अपन का आता है बेसिकली यहाँ से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मेंस में इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मैं तुम्हें बता देता हूँ। फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग बनाना। तो अपन इसमें करते क्या, अपन इसमें कुछ मटेरियल्स डालते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है। कुछ मटेरियल्स डालते हैं तो वो क्या होता है, वो मिक्स होके झाग बना देते हैं। उन झाग में अपन की होती है इंप्योरिटीज। अब तुम्हें पता है कि जो झाग है वो पानी के ऊपर तैरता है, ऐसा तो नहीं कि पानी के अंदर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है, मतलब उस झाग में इंप्योरिटीज मिली हुई है। तो क्या अपन उस झाग को मैनुअली निकाल सकते हैं, मैनुअली या कोई भी तरीके से, मैं एग्जांपल तरीके से मैनुअली निकाल सकते हैं। तो ये अपन का बेसिकली होता है, ठीक है। क्या रहता है, यूजुअली सेपरेट्स गैंग ऑफ सल्फाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकता है कि अगर तुम्हें सल्फाइड ओर्स को रिमूव करना है तो तुम कैसे करोगे। सीधा अपन को याद आता है यहाँ से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार एक मिनट, सल्फाइड के लिए यार एनसीईआरटी में ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है, लेकिन मेंशन रहता है, ठीक है, वो ये वाला रहता है। तो अपन को ये वाली बात याद रखनी है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे अपन की बात आती है यहाँ से कलेक्टर्स। कलेक्टर्स बेसिकली होते हैं झाग बनाते हैं। मैंने जो बोला था ना कि बेसिकली अपन कुछ मटेरियल्स डालते हैं जो झाग बना पाए, तो उनको अपन बोलते हैं बेसिकली कलेक्टर्स, है ना। कलेक्टर्स के एग्जांपल जो अपन के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो अपन का है पाइन ऑयल और फैटी एसिड्स। इसके ऊपर मीन्स में सवाल आ चुका है, उन्होंने बोल दिया था कि यार इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन से कलेक्टर्स हैं, छांट के बताओ। अगर अपन को याद रहेगा तो डायरेक्टली टिक मार्क कर सकते हैं, याद नहीं रहेगा फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगला एक और होता है यहाँ से मेरे पास फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर नाम से समझ में आ रहा है झाग बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार वो झाग बहुत देर तक रहे, मतलब स्टेबलाइजर है। मतलब ऐसा नहीं हो ना कि मैंने कुछ डाला, झाग बना और 1-2 सेकंड के बाद ही खत्म हो गया ऐसे, तो फिर तो यार इंप्योरिटी सारी इकट्ठी हो ही नहीं पाई ना। इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपन 2 चीजें डालते हैं, जो कि होता है क्रिसॉल और एनिलीन। मतलब अपन का एनसीईआरटी में जो जो दिया हुआ है क्रिसॉल और एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार सवाल आ चुका है कि यार तुम फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स के एग्जाम्पल दे दो, तुम हमें कलेक्टर्स के एग्जाम्पल दे दो, तो अपन को ये वाली बात याद आती है, ठीक है। इन दिस मिनरल स्टेबलाइज द फ्रॉथ, ठीक है। इन दिस मिनरल पार्टिकल गेट वेट बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स गेट वेट बाय वाटर। वही गैंग पार्टिकल्स पानी से हो जाते हैं और जो मिनरल पार्टिकल है वो अपन के फ्रॉथ में ऊपर चले जाते हैं। अब बात आती है, वी कैन ऑल्सो सेपरेट 2 सल्फाइड ओर्स बाय द यूज ऑफ डिप्रेसेंट। सबसे बड़ी बात, अपन ने सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी में सल्फाइड मिला हुआ है तो सेपरेट कर सकते हैं, बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर पाऊं, मतलब सल्फाइड की एक इंप्योरिटी है उसमें कोई दूसरे फॉर्म में सल्फाइड की दूसरी इंप्योरिटी, क्या मैं सल्फाइड को रिमूव कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं, बाय यूज ऑफ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ से वो क्या करता है, वो बेसिकली डिप्रेसेंट अपन जब डालते हैं तो वो एक और के या फिर एक केमिकल एलिमेंट के अपन बोल सकते हैं कि यार उसका एक्शन को कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है, और दूसरे वाले एक्शन को बढ़ा देता है। यही मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। डिप्रेस द एक्शन ऑफ वन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। एक आयन के एक्शन को वो कम कर देता है और दूसरे वाले को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये वाली बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ZnS और एक यहाँ से PbS, ZnS जिंक सल्फाइड और यहाँ से मेरे पास लेड सल्फाइड। अब अपन की इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ से, इस केस में अपन का जो डिप्रेसेंट यूज होता है वो होता है मेरे पास NaCN जो अपन का आता है।
तो इसके ऊपर क्वेश्चन वापस से बन सकता है। अगर मुझे सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करना है तो आप मुझे कोई भी एक डिप्रेसेंट बताओ, NaCN अपन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा यहाँ से। अगला, हाँ, इसमें अपन का NaCN काम क्या करता है, डिप्रेसेस पीबी एंड अलाउज Zn टू कम आउट ऑफ फ्रॉथ। समझ में आया ऐसे, पीबी को डिप्रेस करता है और Zn को एक्शन में बढ़ा देता है यहाँ से, जो कि अपन का फ्रॉथ में बनता है। आगे अपन की एक प्रोसेस आती है लीचिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये हाँ एनसीईआरटी में मेंशन है तो अपन को ये याद रखनी पड़ेगी। लीचिंग क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ओर इज सॉल्यूबल इन सूटेबल सॉल्वेंट। इतनी काम की नहीं है, बस अपन को पता होना चाहिए कि यार ओर अगर किसी सूटेबल सॉल्वेंट में है तो अपन लीच करके उसको निकाल देते हैं, उस सॉल्वेंट में डाल के अपन उसको निकाल देते हैं। बस अपन को इतनी सी बात पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं मेरे पास यहाँ से एल्यूमिनियम पे इंप्योरिटीज। एल्यूमिनियम पे अपन की कौन सी इंप्योरिटीज रहती है, मतलब जैसे कि मैंने बता रखा है एल्यूमिनियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की अपन कैसे कर, ये अपन क्या आ जाती है, सिलिकॉन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड्स। क्या ये वाली बात समझ में आई? अब अपन बेसिकली देखते हैं कि यार एल्यूमिनियम का अपन को एक्सट्रैक्शन की थोड़ी प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि अपन को डेफिनेटली इसके क्या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या होती है देखते हैं। Al2O3 प्लस NaOH प्लस 3H2, मतलब बेसिकली बेसिक मीडियम में डाल के पानी के साथ डाइल्यूट करके अपन का बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH4। वापस से इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग मतलब इंग्लिश में तो ऑफकोर्स तुम लोग कर सकते हो कि भैया अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। चार ऑप्शन दे दिए, वापस से बोल दिया कि कैलकुलेट बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, आइडेंटिफाई करो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो वो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब उस सोडियम एल्यूमिनेट को अपन CO2 के साथ पास करते हैं, जो कि बनता है मेरे पास Al2O3 प्लस XH2O और यहाँ से NaCH O3। ठीक है भैया, अब जो Al2O3.XH2 है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब उसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको अपन कैसे हटाएंगे, नॉर्मल यार यहाँ से अपन उसको हीट कर देते हैं, जैसे अपन मॉइस्चर हटाते हैं हीट करके, वैसे अपन इसको वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए अपन यहाँ से हीट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ से Al2O3 अलग हो गया और यहाँ से मेरे पास XH2 अलग हो गया, नॉर्मल सी बात है। आगे AgAu आर लीच्ड विद NaCN और KCN। यहाँ पे मैंने पढ़ा था यार, यहाँ से लीचिंग प्रोसेस, ये मैंने लीचिंग प्रोसेस पढ़ी थी। और यहाँ पे मेरे पास जेईई मेंस में सवाल आ चुका है कि अगर मुझे सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग करनी है तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है या फिर कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो अपन को ये याद रखना है NaCN KCN। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लीचिंग एजेंट कौन सा होता है, मतलब दूसरा नाम कि इनका लीचिंग एजेंट कौन सा होता है। लीचिंग एजेंट अपन का होता है NaCN KCN, नॉर्मल सी बात है। एक्सट्रैक्शन, अब अपन चलते हैं थोड़ा एक्सट्रैक्शन की ओर। पहली बात आती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन अपन ने 9वीं क्लास में पहली बार पढ़ा था, क्या, विदाउट द सप्लाई ऑफ O2। बेसिकली अपन रिडक्शन करते हैं विदाउट द सप्लाई ऑफ O2। क्या करा, नॉर्मल हीट करा, तो नॉर्मल हीट करने पे ये हुआ क्या, नॉर्मल हीट करने पे ये हुआ कि भैया जो इसके हाइड्रेटेड फॉर्म में था ये अपन का टूट के अलग हो गया, मतलब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, ये हो गया। सिमिलरली ZnCO3 को हीट करा तो ZnO प्लस CO2। ठीक है भैया, CaCO3.Mg इसको अपन ने हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें हिंट अपन एक ये ले सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस। देखो अपन का बेसिकली काम ये रहता है, अपन ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी अपन कैल्सिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे अपन रोस्टिंग भी पढ़ेंगे, तो दोनों में अपन का बेसिकली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों, ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस। इसके ऊपर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में चलो मैंने मान लिया ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, बट ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स रिलेटिवली इजियर होते हैं रिड्यूस करने के लिए, वरना करने को तो अपन किसी में भी कर सकते हैं, कार्बाइड्स में कन्वर्ट कर दो, सल्फाइड्स में कन्वर्ट कर दो, नहीं, ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, रोस्टिंग का अपन को मतलब पता है, हीटिंग इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ O2। बट याद रखना बिलो मेल्टिंग पॉइंट, अपन उसको हीट करना है बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, कॉमन सेंस, अगर मैंने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही उसको हीट कर दिया तो वो पिघल नहीं जाएगा, अगर वो पिघल गया तो अपन उसमें इंप्योरिटीज कैसे सेपरेट करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ZnS प्लस O2, सिमिलरली PbS और Cu2S के साथ अपन ने ये करा, वापस से FeO प्लस SiO2 के साथ अपन का FiSO3 बन गया। इसमें अपन को हिंट याद रखनी है क्या, कि अपन का ऑक्साइड बनेगा, मैंने ये लिख रखा है। इस वाले केस में तो यार यहाँ से SO2 निकलेगा एंड ऑक्साइड बनेगा। तीनों केस में जो अपन के सल्फाइड्स हैं, अगर मैं सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज करूंगा, तीनों केस में SO2 तो निकलेगा, ये देखो SO2 तो निकलेगा, और साथ में इनका ऑक्साइड बना देना, इनका करस्पॉन्डिंग तुम ऑक्साइड बना देना, आसान चीज़ है। आगे कोक आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कभी भी रिएक्शन में कोक दिख जाए, ये मैं जनरल बताऊं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, तो हमेशा तुम्हें रिड्यूस करना है अगर कोक दिख जाए, कार्बन दिख जाए, क्योंकि दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? गुड। आगे देखते हैं एलिंगम डायग्राम।
एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है ना, सबको ही पता है। आगे देखते हैं, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी। मतलब ये जो अपन ग्राफ ऐसा बनाते हैं ना, तो ये मेरे पास यहाँ से बनता है डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी के ऊपर। आगे देखते हैं, ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट द चेंज इन फेस अकर्स। इसको मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, देखो है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से ऐसे समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिंगम डायग्राम ऐसा है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है, पहली बात तो एलिंगम डायग्राम कुछ ऐसा, डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी, ठीक है, ये वाली अपन की बात है। तो तुम लोग ने एनसीईआरटी में भी देख रखा होगा कि स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, ऐसे 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 कुछ स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, ठीक है, तो अपन का स्ट्रेट लाइन रहता है। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि यार यहाँ से ये सेम स्टेट में होता है। मतलब अगर कभी भी कर्व चेंज हुआ है, मतलब उन्होंने स्टेट चेंज करा है। इसमें वापस यार एनसीईआरटी अपन का जेईई मेंस में सवाल आ सकता है, पॉइंट्स दे देंगे यहाँ से मेरे पास, यहाँ से ए बी सी, यहाँ पे कलर शायद गंदा हो गया बहुत यहाँ से, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, उन्होंने बोल देंगे 4 पॉइंट्स दे दिए। अब वो क्वेश्चन पूछ लेंगे इन 4 पॉइंट्स में से स्टेट कौन से रिएक्शन चेंज कर रही है, मतलब रिएक्शन में स्टेट कौन से में चेंज हो रहा है। तो अपन को ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब मेरे पास लाइन का कर्व चेंज होता है, मतलब जब ऐसा कर्व आता है चेंज होता है, तब अपन के पास स्टेट चेंज होता है। ये अपन का एनसीईआरटी में सीधा सीधा मेंशन्ड है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यही मैंने लिख रखा है, ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन चेंज इन फेस अकर्स। ठीक है, ये अपन का नॉर्मल लिखी हुई है बात, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इट डज नॉट टेल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। मतलब ये नहीं बताता कि यार रिएक्शन धीरे चलेगी या स्लो चलेगी, क्योंकि अपन ने काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, यहाँ से ऑर्डर के बारे में, यहाँ से कितनी तेज चलेगी, कितनी धीरे चलेगी, जल्दी खत्म हो गया, नहीं, ये ऑर्डर के बारे में नहीं बताती है। बट ये फिर बताती क्या है, ये अपन को ये बताती है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। यही मैंने लिख रखा है, टेल्स विच रिड्यूसिंग एजेंट इज सूटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। मैं तुम्हें इसको ऐसे मतलब समझाता हूँ। अपन ने यार सीख रखा है कि कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ से रिएक्शन है, तो अपन ने सीख रखा है कि जो नीचे वाला रिएजेंट है वो ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? एलिंगम डायग्राम का बेसिस ही तो यहाँ से यही है, नीचे वाला रिएजेंट ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगा। मतलब ये वाला इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये वाला इसको रिड्यूस कर पाएगा। और उससे बड़ी बात, जो दोनों में डिफरेंस है ना मेरे पास डेल्टा जी का डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना रिड्यूसिंग में आसान होगा, मतलब उतना रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, ऐसे अपन बोल सकते हैं। मतलब जितना ये डिफरेंस अपन का ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस का डेल्टा जी में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख रखा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या, नीचे वाली लाइन ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है। ये तो अपन ने नॉर्मल सीख लिया, मतलब एलिंगम डायग्राम का बेसिस ही यही है, नीचे वाली ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है। आगे, ऑल द रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अज्यूम टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब जो रिएक्शन अकर हो रही है वो अपन इक्विलिब्रियम पे मान के करते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई? आगे, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट सो दैट वी कैन इजिली जज द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ से हुआ, ये वाली रिएक्शन तो अपन ने सबने मतलब फिजिकल में पढ़ी हुई है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब तुम यहाँ से ये समझो, अपन ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं? अपन ग्राफ बना रहे हैं डेल्टा जी और डेल्टा टी के बीच। तो मुझे जो डेल्टा एच है और डेल्टा एस, इनको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, तभी तो अपन का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन पाएगा, जब अपन के पास केवल ये और केवल ये वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। वापस से जेईई में सवाल आ सकता है कि आप ये बताओ, एलिंगम डायग्राम बनाते हुए जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो अपन क्या क्या चीजें कांस्टेंट मानते हैं? नॉर्मल सा है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार ये कहाँ पढ़ाया था, मतलब ये एक मिनट, ये तो कहाँ पढ़ाया था, ये तो कहीं पढ़ाया नहीं ऐसा, मतलब कांस्टेंट का। भैया ये कहीं पढ़ाया नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो तुम एनसीईआरटी, वही वाली बात है, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और तुम्हें शायद लग सकता है कि वो वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट ये मुझे पता है कि वो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सारे प्रीवियस ईयर याद तक हैं अभी तक। तो मुझे पता है कि यार यहाँ से ये वाले पॉइंट तक आ सकते हैं अपन के जेईई मेंस में, तो अपन को ये याद रखना है। ठीक है, यही वाली बात लिख रखी है कि डेल्टा जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना रिडक्शन आसान होगा। ठीक है, डेल्टा जी का डिफरेंस नॉर्मल से कॉमन सेंस है। यहाँ पे कुछ अपन की रिएक्शंस दी हुई हैं जिसमें मैंने रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स बता रखा है, जो कि अपन का एनसीईआरटी से ही है। नॉर्मल तुम देख सकते हो यार, यहाँ से एफईओ को अपन ने एफई में करा, Fe2O3 को Fe3O4 में करा, Fe3O4 को एफई में करा, Fe2O3 को एफईओ, इसको सारे रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब अपन थोड़ा चलते हैं आयरन के ऊपर। आयरन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने ब्लास्ट फर्नेस, तुम लोग ने याद होगा, ब्लास्ट फर्नेस याद आ रहा होगा, अपन का एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसके ऊपर थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। सबसे पहली बात, आयरन अपन की 3 टाइप की होती है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ठीक है, पिग आयरन अपन की लीस्ट क्वालिटी की होती है। क्यों?
क्योंकि वो सीधा सीधा ब्लास्ट फर्नेस से निकल के आती है, मतलब उसको ऐसे बोल सकते हो वो सीधा सीधा भट्टी से निकल के आई है। उसको ना ही अपन ने अभी कुछ करा है, मतलब उसमें अपन ने कुछ मिलाया है, ना अपन ने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करी, वो नॉर्मल सा है। उसके बाद जब अपन थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं तो अपन की बात आती है यहाँ से कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बेसिकली अपन की होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, कास्ट आयरन अपन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सिमिलरली जब आप उसकी और हाई क्वालिटी कर देंगे, हाई क्वालिटी अपन की बात आ जाती है रॉट आयरन, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं मैलिएबल आयरन, ये अपन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म है तो ये रॉट आयरन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, जो अपन का गोल्ड होता है, तुम लोग ने सुना होगा यहाँ से, जो हाई कैरेट गोल्ड होता है, मतलब 24 कैरेट या उसके ऊपर, जनरली लोग उसको बाय केवल स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, बट उसको जब अपन जैसे कान का, चूड़ियां, ये सब लेने के लिए अपन 24 कैरेट यूज नहीं करते हैं। क्यों? 24 कैरेट बहुत ही मैलिएबल होता है, मतलब वो बहुत जल्दी से मुड़ सकता है, टूट सकता है, मैलिएबल होता है। सिमिलरली इसमें भी वो, मतलब वो प्योर होता है। इसका मतलब क्या ये है कि वो वो अपन मतलब इतना यूजफुल नहीं है, नहीं यूजफुल है, बट वो इतना मैलिएबल है कि इतना यूज नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पे ये भी रॉट आयरन प्योरेस्ट है बिल्कुल, जैसे कैरेट अपना 24 कैरेट एकदम प्योरेस्ट ना, एकदम अच्छा क्वालिटी का, इसमें भी रॉट आयरन एकदम अच्छी क्वालिटी का, बट ये मैलिएबल है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं कर पाते हैं। आगे रिएक्शन अपन की दी हुई है जो ब्लास्ट फर्नेस में होती है, Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, Fe मतलब आयरन। अपन वही जो यहाँ पे देखो कोक लिखा हुआ है यहाँ से, तो नॉर्मल बात है, मैंने बोल रखा था कि जब भी कोक दिख जाए रिड्यूस कर दो तुम तो भैया, बस काम खत्म। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, लाइमस्टोन इज एडेड एज अ फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। इसके ऊपर जेई में वापस से सवाल आ सकता है, ब्लास्ट फर्नेस में अपन का फ्लक्स क्या ऐड होता है? लाइमस्टोन, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये वाली अपन की सारी इंपॉर्टेंट बात थी। आगे अपन देखते हैं क्या वाली बात आती है, कॉपर रिडक्शन। कॉपर रिडक्शन यहाँ पे अपन को कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, तो हम देख सकते हो कॉपर सल्फाइड, Cu2O, FeO के SiO3। देखो ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें वापस से दिख गई, FeO प्लस SiO2 FeSiO3 स्लैग बनता है। ये रिएक्शन अब इसका तरीका क्या है? तरीका एक ही है, इसको बार बार लिखो। लिखने का मैं बताता हूँ कैसे करो। देखो एक साइड लेफ्ट साइड में तुम लिखो पेन से, पेन से तो केवल तुम रिएक्टेंट्स लिख दो बस। अब राइट में तुम रिएक्शंस सोचो। ऐसा नहीं कि यार ऐसा अपन पूरा दिन दिन लगा रहे हैं। अपन ने यहाँ से देखा कि यार अच्छा ये बन नहीं रही, तो अपन ने क्या बुक से देख के पेंसिल से आंसर लिख दिया। चल ठीक है, कुछ समझ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल तुम आंसर लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, उसकी फोटो खींच लो। समझो फोटो क्यों खिंचवा रहा हूँ? फोटो खींचो, आंसर्स को इरेज कर दो, वापस से उसको अटेम्प्ट करो। तुमसे कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, जितने बने अच्छी बात है, जितने नहीं बने जो तुमने फोटो खींची उसमें आंसर्स हैं उसको वापस से लिखो, ठीक है। ऐसा तुम वापस से करो, मतलब वापस से इरेज करो, वापस से लिखो। ये तुम्हें अनप्रैक्टिकल लग रहा होगा कि भैया एक मिनट, ये बार बार लिखने से क्या याद हो जाएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे केमिस्ट्री का, मैं यही करके गया था। मतलब मुझे सारी रिएक्शन रटी हुई थी, मतलब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन, एक रिएक्शन कैसे रटी थी, मैं सारे एक पेज में लिखता गया था अंधाधुंध। मुझे भी पहले लग रहा था कि यार ये क्या चलेगा, लेकिन बट जब मुझे ऐसा सच में देखा, मैंने खुद ट्राई करके 3 बार करा, 4 बार करा, चौथी बार तक तो भैया सारी रिएक्शंस याद हो चुकी थी। तो यही ट्रिक है अपन को सारी रिएक्शंस ऐसे याद करने का, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? तुम देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को जब रिएक्ट करेंगे तो अपन का बनता है Cu और SO2। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से क्योंकि जो कॉपर निकलता है, ये मैंने लिख रखा है, सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस एंड देयरफॉर इट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, देयरफॉर इट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है बेसिकली कौन सा? इस वाले कॉपर की, तो ये अपन का हो जाता है ब्लिस्टर कॉपर, इसको बेसिकली बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू इट्स ब्लिस्टर अपीयरेंस। आगे सॉरी, अपन की बात आ जाती है, जब भी सल्फाइड और दिया हो ऑक्साइड कर देना एंड SO2 निकाल देना। यही तो अपन यार यहाँ से इन सब में करा है। देखो जब भी ऑक्साइड सल्फाइड और दिया हो और ऑक्सीडाइज करना हो तो इसको बेसिकली ऑक्सीडाइज कर दो और SO2 निकाल लो। सिमिलरली अपन ने इसमें भी करा, ऑक्सीडाइज कर दो SO2 निकाल दो, ऑक्सीडाइज कर दो SO2 निकाल दो। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, कंसेप्ट नहीं, ट्रिक है बेसिकली अपन को याद करने के लिए, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ ZNO इज डन बाय यूजिंग कोक। कोक तो तुम जहां यूज करो वहां पे मतलब हर जगह यूज हो जाता है, क्योंकि कोक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ZNO प्लस सी हीट करा Zn प्लस सी, ठीक है। अगली बात, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेई वाले थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके अपन के काफी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम अपन का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, क्यों? बहुत अच्छा कंडक्टर है, अपन 7वीं 8वीं कक्षा से सीखते हुए आ रहे हैं। आगे जिंक फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है कि यार गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा यूज होता है, और गैल्वेनाइजिंग तो अपन को पता है कोटिंग होती है बेसिकली, है ना। तो अपन ने शायद इसको पहली बार 8वीं या 9वीं में पढ़ा था, है ना, कि अपन का ये क्या होता है। जिंक डस्ट बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, अपन को याद रखना है। जिंक अपन का गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए यूज होता है।
बट जिंक डस्ट अपन का एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है जो कि अपन को याद रहनी चाहिए। आगे, जर्मन सिल्वर के कंपोनेंट्स, इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है। लोगों को लगता है एक मिनट, जर्मन सिल्वर मतलब इसमें एक कंपोनेंट तो सिल्वर होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके कंपोनेंट्स होते हैं कॉपर, जिंक, निकल। सिल्वर कहीं है ही नहीं। इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है कि इन चारों में से कौन से अपन के जर्मन सिल्वर के कंपोनेंट्स नहीं होते। तो चार ऑप्शन वो ऐसे ही दे देंगे, कॉपर, जिंक, निकल और सिल्वर। अब लोगों को लगेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो हो गई, मतलब ये आंसर नहीं है, बट वही आंसर होगा। ठीक है, तो अपन को ऐसी बात याद रखनी है। आगे अपन का आ जाता है यहाँ से ब्रास। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन, याद रखना। अब बात आती है एल्यूमिनियम की रिडक्शन की। इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। क्या? प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद Na3AlF6 प्लस CaF2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे तुम्हारा 12वीं का बोर्ड हो जाए, ये चाहे तुम्हारा जेई मेंस हो जाए। तुम्हारे टीचर ने भी कितनी बार तुमसे पूछा होगा कि यार एल्यूमिनियम रिडक्शन में Na3AlF6 और अपन का CaF2 क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये बेसिकली अपन का टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है और अपन की कंडक्टिविटी बढ़ाता है। मतलब अगर मैंने इसको ये नहीं डाला तो प्रॉब्लम ये है कि यार इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि मुझे पहले इसको इतनी हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। अब अगर यार इतनी ज्यादा हीट देनी पड़ रही है तो ये तुम्हें भी पता है कि यार ये अपन का उतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अपन जानबूझ के डालते हैं। इसका इसमें जेईई मेंस में सवाल आ चुका है कि यार Na3AlF6 और CF2 क्यों डाला जाता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी को डिक्रीज, सॉरी कंडक्टिविटी को इंक्रीज और अपन का मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। Al2O3 कार्बन के साथ अपन ने इसको रिड्यूस कर दिया। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है। बट ये किस में यूज आता है? ये अपन का होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब यार हॉल हेरोल्ड प्रोसेस पूरी कैसे यूज होती है, फिर पूरी कैसे चलती है, उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो ही लगेगी। बट अपन को याद होना चाहिए कि और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में एल्यूमिनियम रिडक्शन होता है। पहली बात, उसमें अपन के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के यूज होते हैं। क्यों? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। कॉपर ऑफ लो ग्रेड ओर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी ऑन ट्रीटिंग सोल्यूशन विद स्क्रेपियन और H2। वापस से मैं जेईई मेंस के ऊपर सवाल आ चुका है, मुझे पूरा याद है कि अपन का लो ग्रेड कॉपर को रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कुछ नहीं, ऐसे अपन का स्क्रेपियन या फिर H2। स्क्रेपियन बेसिकली एक सोल्यूशन होता है ना, तो उसका आंसर H2 था, मुझे जितना याद आ रहा है। तो अपन का H2 एक ऑप्शन में दिया था, अपन H2 को टिक मार्क कर देंगे। देख रहे हो मतलब कितने बेसिक से पॉइंट है, बट उसके ऊपर ही अपन का जेईई मेंस सवाल पूछ चुका है। तो इसलिए बात ये आती है कि तुम कोई भी पॉइंट को स्किप करोगे तुम्हारा 4 नंबर जा सकता है कभी भी और बहुत आसानी से। तो ये वाली चीजें अपन को नहीं भूलनी है। ओके, और इसलिए तो यार मैं तुम्हें सारे नोट्स खुद बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? NaCl का सोल्यूशन, अपन को पता है। Ag एंड Au इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड, ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। Ag और Au को लीचिंग एजेंट कौन सा होता है? NaCN या फिर KCN। वही रिड्यूसिंग एजेंट Zn, अपन को पता है। रिफाइनिंग, अब सबसे जो एंड वाली प्रोसेस है रिफाइनिंग, उसको करने के लिए क्या होता है? इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका आता है बेसिकली अपन का डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अपन को यूज होता है लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स आर यूज्ड। एग्जांपल इसका आ जाता है मेरे पास Zn या फिर Hg, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसके लिए अपन यूज होता है। और इवेपोरेशन इज द कंसेप्ट विच इज यूज्ड हियर। सीधा इसको रट्टा मारो, कोई इसको समझने की जरूरत नहीं है। समझ सकते हो क्लास में, बट ये समझने का टाइम नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स का टाइम है। ठीक है, इसको तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, इसको अपन को चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं, कल शॉर्ट नोट्स पढ़ने का टाइम है। ठीक है, आगे अपन की बात आती है लिक्वेशन। लिक्वेशन में बेसिकली जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है टिन। एलिमेंट टिन यूज नहीं होता, मतलब लिक्वेशन बेसिकली टिन को रिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वापस से क्वेश्चन बन सकता है, टिन को रिफाइन करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है? 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ से, वो डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, आगे अपन की जोन रिफाइनिंग और एक और नन ऑफ द अबव या कुछ भी। तो अपन को आंसर पता होना चाहिए। आगे, कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, है ना। इसमें तुम लोग ने पढ़ा होगा, कॉपर की रिफाइनिंग में अपन के इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं 2 और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यार एक एनोड के एक अपन का जो एनोड या कैथोड है, एनोड के नीचे अपन की कुछ इंप्योरिटीज दिख जाती है। उस इंप्योरिटीज को अपन एनोड मड बोलते हैं। ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, क्या जो नीचे इंप्योरिटीज बच जाती है वो होती है एनोड मड। जेईई मेंस में इसके ऊपर ही उन्होंने सवाल पूछ लिया, जो एनोड मड बनता है, आप एनोड मड के हमें कंस्टिट्यूएंट्स बता दो। तो बस कंस्टिट्यूएंट्स अपन के सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टेलुरियम, एंटीमनी। तो अपन को अगर कोई भी याद रहे, कोई भी नहीं, अपन को कोशिश करो 4-5 याद रखो, ताकि कोई भी अगर ऑप्शन है तो अपन को बन जाए। आगे, जिंक कैन ऑल्सो बी रिफाइंड बाय अबव मेथड। ये यार यहाँ से ये जो अपन का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है ना, उससे ही हो जाता है। जोन रिफाइनिंग बहुत अच्छा तरीका होता है, बस इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि यार इसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, इसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया।
इसलिए मुझे याद क्यों है, मुझे याद इसलिए क्योंकि यार जब मैं इसके नोट्स बना रहा था तो मैंने ऐसे ही हवा में नोट्स नहीं बनाए थे। मुझे पता था कि यार किस किस टॉपिक के ऊपर अपन के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने नोट्स भी उनके ऊपर ही बनाए। जोन रिफाइनिंग में बेसिकली क्या होता है, इंप्योरिटीज डिजोल्व मोर इन मोल्टन स्टेट। मतलब क्या हुआ, देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अपन की एक रॉड है, ये अपन की रॉड है मतलब जिसमें इंप्योरिटीज है, तो अपन क्या होता है, एक ऊपर ऐसा जनरेटर इसके ऊपर चलाते हैं जो काफी हीट कर रहा होता है। तो वो ऐसा जो जनरेटर है ना, वो ऐसे 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 चलता है। उससे होता क्या, उससे ये होता है, ये बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है, तो मैंने क्या बोल रखा है, इंप्योरिटीज डिजोल्व मोर इन मोल्टन स्टेट। तो मतलब जब ये वाला पार्ट गर्म कर रहा है तो जितनी भी इंप्योरिटीज की आसपास की हैं ये इस पे चली जाएंगी, इतने वाले पार्ट में चली जाएंगी। अब मैंने इसको आगे खींचा तो इंप्योरिटीज भी आगे खींच जाएंगी। जैसे अपन मेटल नहीं करते हैं कि अपन मेटल को अपनी टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे रख देते हैं और पेन ऊपर रख देते हैं, तो जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पेन भी घूमता है। ये वैसे ही कंसेप्ट है कि जब मैं ऐसे ऐसे जनरेटर घूमता है ना, तो इंप्योरिटीज इसके साथ डिजोल्व होती जाती है, ऐसे होती गई, ऐसे होती गई, ऐसे होती गई, यहाँ तक, यहाँ पे पहुंचा। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, मतलब इतने वाले पार्ट में अपन का पूरी इंप्योरिटीज डिजोल्व है, तो इतने वाले पार्ट को ही काट दिया अपन ने, तो यहाँ से इंप्योरिटीज निकल गई और ये अपन का एक पूरा प्योर फॉर्म में मिला। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो आगे पढ़ोगे यार यहाँ से कि बहुत ही प्योर फॉर्म में अपन को चाहिए होते हैं, और इतने प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए अपन को यूज आता है जोन रिफाइनिंग। क्या ये वाली बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, शायद मुझे लग रहा है कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोशिश मैंने करी थी यार। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग, इसमें मैं 5 स्टार नहीं, इसको अपन 7 स्टार लगा देते हैं, 7 स्टार होटल की तरह, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जेईई मेंस में लगभग हर दूसरे साल या हर तीसरे साल सवाल आते हैं। कैसे? मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल मतलब जो ज़्यादा जल्दी जल सके या जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट हो, मतलब वॉलेटाइल अपन जनरली इसको वो बोलते हैं। वॉलेटाइल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मतलब जैसे कपूर को भी अपन वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल जाता है या फिर जल्दी उड़ जाता है, तो अपन को ये पता होना चाहिए। वेपर फेस रिफाइनिंग के अंदर 2 प्रोसेस आती है, पहली होती है मॉन्स प्रोसेस और दूसरी होती है वैन अर्कल मेथड। मॉन्स प्रोसेस बेसिकली यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, निकल प्लस सीओ के साथ रिएक्ट करा के NiCO4, इसको फिर यहाँ से हीट कर देते हैं तो मेरे पास बन जाता है Na। इस Na और इस Na में फर्क है, अरे यार यहाँ से ये जो अपन का था ना, इसमें तो इंप्योरिटीज भी थी, इसमें अपन का इंप्योरिटीज नहीं है। सिमिलरली वैन अर्कल मेथड यूज होता है अपन का जिरकोनियम और टाइटेनियम के ऊपर। ये अपन का वापस या जेईई मेंस में सवाल आ चुका है कि यार वैन अर्कल मेथड कौन से एलिमेंट्स या किन किन उसके ऊपर अपन का यूज होता है, तो अपन को पता होना चाहिए जिरकोनियम या टाइटेनियम। अगर मैं जिरकोनियम के लिए रिएक्शन लिखूं तो वो आ जाती है Zr+2i2 ZrI4। ZrI4 को हीट कर देंगे, सिमिलर होती है, मतलब यहाँ पे CO के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे I2 मतलब आयोडीन के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे I2 मतलब Zr+I2। सिमिलरली यहाँ पे अपन टाइटेनियम के साथ भी रिएक्ट करवा सकते थे, टाइटेनियम प्लस I2 2i2, यहाँ पे यहाँ से TiI4 और उसको अपन हीट करेंगे तो टाइटेनियम और I2 अपन के पास निकल जाएगा। सिमिलर आर द रिएक्शंस ऑफ देम। ठीक है भैया, आगे जो भी कार्बन कोक दिया जाए देन ऑलवेज थिंक ऑफ रिडक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया क्या, कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो तुम्हें जब भी कार्बन दिख जाए तुम्हें उसको रिड्यूस करना है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है, तो यार इसी के साथ अपन का चैप्टर ओवर होता है। यहाँ से मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट यार तुम्हें भी पता है कि यार मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अपन 4 मार्क्स नहीं गवा सकते, क्योंकि सीधे सीधे बच्चों के फैक्ट्स हैं, इसमें याद कर लिए तो 4 नंबर फ्री के, वरना तुम्हें पता है कि यार 4 नंबर की कीमत, जब अपन बोलते हैं चिटकू एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसे ही 4 नंबर की कीमत तुम्हें भी पता है, मतलब वो तुम्हारी 400 से लेकर 4000 रैंक तक ऊपर से नीचे ला सकता है इतने बच्चा वाला क्वेश्चन लेके। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें? और अपन के सारे इसमें फैक्ट्स हो ही गए, और उससे बड़ी बात, फैक्ट से बड़ी बात, मैं तुम्हें साथ साथ में, तुम देख रहे होगे, मैं तुम्हें बताता भी गया था कि यार इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अगर कोई ढंग से शॉर्ट नोट्स कवर कर रहा है। और हाँ, मैं अपने ऊपर इसमें तारीफ करूंगा कि हाँ मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से तुम लोग को एक्सप्लेन करा है मैंने, क्योंकि तुम लोग को बताया भी है यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेईई मेंस में कितनी बार सवाल आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करा करो और कमेंट करा करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है यहाँ से इनको बनाने के लिए। ठीक है, मैं पहले बनाऊँ, फिर पूरी वीडियो बनाऊँ, एडिट वेडिट करके उसको पूरा करूँ, मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यार मैं काम चलाऊ चीज़ें नहीं पोस्ट कर सकता हूँ, मुझे काम चलाऊ चीज़ें नहीं पसंद। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे ये नोट्स कंप्लीट है। ठीक है, तो आई गेस तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना तुम्हें अच्छी लगी हो तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।